जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे समान अध्ययन, जो कि ये पिनाइकल पब्लिकेशन का फर्स्ट एडिशन का बुक है, जो कि ये समान अध्ययन के लिए बहुत ही बेस्ट बुक होने वाला है। तो आज हम लोग जो देखेंगे इसमें रसायन विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं सारे को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है भौतिक विज्ञान के जितने प्रश्न थे उसको कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। देखिए इसमें से इस बुक में आपको टोटल 5200 टीसीएस में पूछे गए एमसीक्यू प्रश्नों को जो है समान अध्ययन के रूप में और हिंदी माध्यम में दिया गया है। तो हम लोग जो है सारे को चैप्टर बाई चैप्टर जो है कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले आप लोग इस बुक का कंटेंट देख लीजिए। इस बुक में क्या है कि आपको जो है 5200 प्लस प्रश्न देखने को मिलेगा। तो स्टैटिक जी के इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण से मिलकर के टोटल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान में आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सबको आपको डिटेल्स में बता दिया गया है। देख लीजिए यहाँ से परमाणु संरचना से आपको जो है 26 प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। धातु और अधातु मिश्र धातु से 21 प्रश्न हैं। एसिड बेस और नमक से जो है आपको 13 प्रश्न है। धातु कर्म से 8 प्रश्न है। कार्बनिक रसायन विज्ञान से 10 प्रश्न है। आवर्त सारणी से 17 प्रश्न है और आइडियल गैस लॉ जो है 2 प्रश्न है। रासायनिक गुण से 9 प्रश्न है और सॉल्यूशन से 16 प्रश्न है। रोजमर्रा की ज़िंदगी में रसायन विज्ञान इससे 20 प्रश्न है और इसे खोज से संबंधित जो है 8 प्रश्न है। तो टोटल इसमें हम लोग का जो है 203 के करीब में इसमें प्रश्न है। तो हम लोग सारे को कंप्लीट करेंगे। सबसे जो अधिक आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वह परमाणु संरचना से देखिए यहाँ से 24 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का रसायन विज्ञान पहला प्रश्न स्टार्ट हुआ और पहला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ये जो प्रश्न है 5 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कितने परमाणु होते हैं तो आपका राइट आंसर होगा 3 परमाणु होते हैं, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मौजूद होते हैं जिन्हें रासायनिक रूप से O3 कहा जाता है और यह एक विशिष्ट तीखी गंध वाली हल्की नीली गैस होती है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और जो 7 होता है किसका, तो ये होता है क्लोरीन का। ठीक, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 17 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चित्र है और क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर कह रहे कि एक धन आवेशित है, यहाँ पर धन आवेशित आयन को डॉट 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 कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है धनायन कहते हैं। ठीक, ये प्रश्न आपको 7 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। जो जितने बार अधिक रिपीट हुआ प्रश्न वो समझ लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तभी वो रिपीट हो रहा है। तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का चौथा जो प्रश्न कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ सामग्री से बना है जिसे वैज्ञानिकों ने डॉट डॉट नाम दिया है। तो वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया है, नाम दिया है पदार्थ। इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो है सामग्री से बना हुआ है जिसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दे दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि सहसंयोजक बंधन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। इस प्रकार की दोनों पूरी तरह से भरे हुए डॉट डॉट कोष को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कोष को प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा कि बाह्यतम। ठीक है, सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। इस प्रकार के दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6ठे नंबर जो प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल एक है क्या। तो लैक्टिक जो अम्ल है यह एक 3 कार्बन अणु है। ठीक, एक यहाँ पर लैक्टिक अम्ल एक 3 कार्बन अणु है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 7वें नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जो है मणिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या है। मणिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या है, तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये कह रहा है कि लेड का रासायनिक चिन्ह, लेड का जो होता है वो Pb होता है, ऑप्शन याद रखिएगा। लेड का रासायनिक चिन्ह जो होता है वो Pb होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, तो 4 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों क्या बोलते हैं, परमाणु ग्रेफाइट परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर जो प्रश्न ये कह रहा है कि
पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? पोटेशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, यानी कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए, जो पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बीच मुख्य अंतर यह है कि पोटेशियम, यहाँ पर जो है प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम एक न्यूट्रॉन से बना होता है, और जो ट्रिटियम 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, और जो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉनों को धनात्मक क्षेत्र में अंतःस्थापित किया जाता है। ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉनों का एक सकारात्मक क्षेत्र में अंतर्निहित किया जाता है। यहाँ पर 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर शोध करते हुए पहले उप परमाणु का इलेक्ट्रॉन की खोज की। कब? 1897 में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो ये कार्बन है। कौन सा? कार्बन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 13 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परमाणु का सबसे बाहरी कोश में उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 14 नंबर है, ये कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणुता क्या है? फास्फोरस की परमाणुता जो है क्या है? तो उसकी परमाणुता जो होती है वह टेट्रा परमाणु है। क्या है? टेट्रा परमाणु। फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग? तो इसमें किया जाता है यूरेनियम 235 का उपयोग है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 16 नंबर, ये प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप नहीं है। कौन सा? कार्बन का अपरूप इसमें से हम लोग का नहीं है। देखिए हीरा है, फ्लोरेंस है, ग्रेफाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है, यह प्रश्न करें कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में डॉट डॉट की संख्या होती है। तो ये होता है प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धनावेशित आयन को हम क्या कहते हैं? धनावेशित आयन को हम क्या कहते हैं? तो उसे एक धनायन कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है, प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत किससे बनी हो? यहाँ पर जो है ओजोन परत किससे बनी है? तो ये ट्राई ऑक्सीजन से बनी होती है, जो है ओजोन परत होती है O3। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। समस्थानिक ट्रिटियम की संबंधित परमाणु संख्या और द्रव्यमान है क्या? तो यहाँ पर देखिए समस्थानिक जो ट्रिटियम है इसके संबंधित परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या है? तो परमाणु संख्या द्रव्यमान जो होगा 1 और 3 होगा। 1 जो होगा परमाणु संख्या और द्रव्यमान 3। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 21 नंबर कह रहे हैं कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो इसमें दोनों का अनुपात जो होता है 14:3 होता है। इसमें अमोनिया का 14 और नाइट्रोजन का, यहाँ पर अमोनिया में पूछा गया है, तो नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 22 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि एक सुक्रोज अणु में डॉट डॉट कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें 12 जो होते हैं वो कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। सुक्रोज के एक अणु C12H22 और O11 में 12 कार्बन परमाणु, 22 हाइड्रोजन और परमाणु और 11 जो होते हैं वो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग है कि फ्लोरीन एक एलोट्रोपिक रूप है। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन एक एलोट्रोपिक रूप है किसका? तो ये कार्बन का एलोट्रोपिक रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 18 U होता है। ठीक, कितना? 18 U होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। देखिए प्रोपेन का जो रासायनिक जो सूत्र होता है वह C3H8 होता है। कितना? C3H8। और प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का होता है C3H8 होता है, ये प्रोपेन का है। और C5H10 ये क्या होता है? ये साइक्लोपेंटेन का होता है।
C5H10 जो होता है वो साइक्लोपेंटेन का होता है, और इथेन का C2H6 होता है, और CH2 होता है जो ये मेथिलीन का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फास्फोरस की परमाणुता क्या है, तो इसकी परमाणुता जो है टेट्रा परमाणु है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का धातु, अधातु और मिश्र धातु से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। कौन एक उपधातु, देखिए सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 28 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता ये क्या कहलाती है। तो ये जो पतले तारों में खींचे जाने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक, अगला है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु कहलाती है क्या। यहाँ पर जो है कहलाती क्या कहलाती है, तो ये सोल्डर कहलाता है, सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि डॉट और डॉट को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के लाभ से ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। तो यह आयन बनाते हैं, अधातु आयन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अधातुओं का गुण नहीं। देखिए अधातुओं का कौन सा गुण नहीं है, तो चालक जो होता है ये अधातुओं का गुण नहीं है, ये सब धातुओं का गुण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 32 नंबर जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया है यह विद्युत लेपन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सा कमरे के तापमान पर एक तरल है। देखिए कमरे के तापमान पर तरल आपका पारा हो जाएगा, Hg इसका संकेत होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि माइक्रो चिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रो चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि एल्यूमिनियम की सतह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को डोडोडॉट कहा जाता है ताकि इसे जंग से बचाया जा सके। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए तत्वों के धात्विक लक्षणों का सही क्रम। देखिए यहाँ पर धात्विक लक्षणों का सही क्रम कौन सा होगा, तो इसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सी है। यहाँ से ऑप्शन आप लोग सी देख लीजिए, ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं होती है। देखिए जो पीतल होता है उसमें टीन नहीं होती है, पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि चांदी किन पदार्थों से सक्रिय करके काली हो जाती है। तो चांदी जो है यह काली होती है सल्फर के साथ जो है क्रिया करके वो काली हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि लोहे को जंग से बचाने और जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका उपयोग करते हैं, इसमें जिंक का जो है प्रयोग करते हैं, Zn। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 40 नंबर प्रश्न देखा जाए कि स्टील को सख्त करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। तो स्टील को जो है कठोर करने के लिए उसमें सख्त मतलब कठोर करने के लिए मैग्नीज मिलाया जाता है उसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन एक लौह धातु खनिज नहीं है। तो आवर्क जो होता है ये लौह धातु खनिज नहीं है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर कोशिकाओं में अर्धचालक के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। तो इसमें जो है Ga और As यानी कि गैलियम आर्सेनाइड का जो उपयोग है सबसे अधिक किया जाता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उपधातु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से उपधातु होगा ये जो जर्मेनियम है, ये उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये 44 नंबर कह रहे हैं कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। तो वह एकमात्र धातु ब्रोमीन है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान में कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह मोटी बनने की जो प्रक्रिया है ये एनोडाइजिंग कहलाती है। यह प्रश्न आपको 23 जुलाई 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसे एनोडाइजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, पीतल मिश्रण होता है किसका। पीतल जो होता है ये
30% जिंक और 70% कॉपर का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि पटाखों को अपना रंग धातु के लवण से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण हरे रंग की आतिशबाजी का प्रदर्शन करता है। देखिए हरे रंग जो होता है वो पटाखे में किसके कारण से होता है, तो ये बेरियम के कारण होता है, याद रखिएगा बेरियम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर से ये आपको एसिड बेस और नमक से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल एक डॉट है, तो ये जो लैक्टिक अम्ल है एक 3 कार्बन अणु है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नींबू के रस का पीएच लगभग क्या होता है, लगभग में कितना, नींबू का पीएच मान जो होता है लगभग में 2 होता है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, ऐसे 2.2 से लेकर के 2.4 के मध्य होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर का पीएच पारस कितना होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच पारस होता है वह 7.35 से लेकर के 7.45 के मध्य होता है, यानी कि बीच होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। देखिए यहाँ से मानव शरीर की पीएच रेंज जो होती है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। हमारे शरीर के ठीक से काम करने के लिए अम्लता और क्षारीयता का स्वस्थ संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर 7.35 से 7.45 के जो है पीएच रेंज के भीतर काम करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो पीएच मान थोड़ा क्षारीय होता है। बिल्कुल सही है, थोड़ा ये क्षारीय ही होगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट है। ठीक, 51 नंबर जो प्रश्न करे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। और चलिए यहाँ से देखिए चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है मौजूद होता है। सिरके में एसिटिक एसिड जो है मौजूद होता है। और अंगूर, इमली और साइट्रिक अम्ल में टार्ट्रिक एसिड मौजूद होता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो होता है ये परिमाण स्वरूप मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में थकान जो है महसूस होता है, ये लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल और क्षार के बीच का समान, यहाँ पर जो है अम्ल और क्षार के बीच क्या समानता होती है, क्या जो है समानता होती है। तो इस देखिए अम्ल और क्षार के बीच में देखिए यहाँ से समानता यह होती है कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। यही एक समान है, बाकी जो ये सब गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 153 नंबर प्रश्न है कि लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है। लिटमस विलयन ये किससे प्राप्त होता है, यह आपका 8 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने की पैमाना क्या है। तो वह पैमाना पीएच स्केल होता है। क्या होता है, पीएच स्केल होता है, यानी कि पैमाना हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने का पैमाना है जो इस बात का माप है कि पानी कितना अम्लीय होता है या फिर कितना क्षारीय। देखिए यहाँ से इसकी जो सीमा होती है 0 से 14 से, यहाँ पर जो है पीएच जो मान होता है वो 0 से 14 तक होता है। ठीक, चलिए इसमें क्या है कि 7 से जब कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा, और 7 के जब बराबर होगा तो वह उदासीन होगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सूत्र होता है H2SO4। देखिए यहाँ एथेनोइक कोडिंग बनाने के लिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देता है, ध्यान दीजिएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है तो रंग में बदलता है, तो इसका विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो इस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा यदि नीले लाल में बदल जाए तो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 157 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा उभयधर्मी में, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जिंक ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 58 नंबर ये कह रहे कि निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक है किस में, तो pH4 में जो होगा वह क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होगा। ये आपको 11 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, कह रहे हैं कि चींटी के काटने से इंजेक्शन वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेअसर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जो इंजेक्शन लगाया जाता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल और वह पदार्थ जिसमें यह पाया जाता है कि गलत सुमेल है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड ये इमली में, लैक्टिक एसिड दही में, एसिटिक एसिड जो सिरका में। तो इमली देख रहे हैं आप जो ऑप्शन ए में है, इमली में क्या है कि टार्ट्रिक होता है बल्कि एस्कॉर्बिक नहीं होता है। ठीक, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक, चलिए और सभी सही हैं। यहाँ पर जो है ऑक्जेलिक एसिड है यह पालक में, यह सही है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, ये जो प्रश्न हुआ ये धातु क्रम से प्रश्न आया। ठीक, प्रश्न हम लोग का कि सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को भूनना के नाम से जानते हैं। क्या, भूनना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि एक खोल के अंदर से निकलने के लिए तकनीकी शब्द नैक्रो को किस रूप में जाना जाता है। तो नैक्रो को यहाँ पर जाना जाता है मुक्ता सिप के नाम से। ठीक, प्रश्न कि एक खोल के अंदर से निकलने के लिए तकनीकी शब्द नैक्रो को किस रूप में जाना जाता है। तो मुक्ता सिप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 63 नंबर कह रहे हैं कि शुद्ध कार्बन को डॉट के अधीन करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। प्रश्न है कि शुद्ध कार्बन को किसके अधीन करके। तो यहाँ पर बहुत उच्च दबाव और उच्च तापमान के अधीन करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाला धातु के यौगिक को कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को कहते हैं। तो इसको खनिज कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 65 नंबर जो प्रश्न है कि एल्यूमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं। तो इसे बॉक्साइट कहते हैं। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन थोरियम का अयस्क है। देखिए थोरियम का जो अयस्क है वो मेनाजाइट जो होता है ये थोरियम का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन एक तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क इसमें पूछा गया है। तो तांबे का अयस्क मेलाकाइट जो होता है ये तांबे का अयस्क है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 68 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क जो होता है वो गैलेना होता है। ऑप्शन से याद रखिएगा, सीसा का अयस्क गैलेना। यहाँ से हम लोग का कार्बनिक रसायन से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप है। देखिए कार्बन का अपरूप इसमें से हम लोग का हीरा जो है यह कार्बन का एक अपरूप है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए कि हीरा कार्बन का एक अपरूपी रूप है और जब कोई तत्व एक से अधिक क्रिस्टलीय रूप में मौजूद होता है तो उन रूपों को एलोट्रोप्स कहा जाता है। कार्बन के दो सबसे आम एलोट्रोप्स डायमंड और ग्रेफाइट है। कौन सा, कार्बन के दो सबसे एलोट्रोप्स जो है वो डायमंड है यानी कि हीरा है, और ग्रेफाइट है जो कि पेंसिल में उपयोग होता है वही ग्रेफाइट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है। ये कह रहे हैं कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है यानी कि सर्वाधिक होता है। तो एंथ्रासाइड में सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। अस्थायी रूप से दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूपी रूप है। कार्बन का एक अपरूपी रूप है कौन सा। तो हम लोग का यहाँ से हीरा होगा। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, हीरा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन से कार्बनिक यौगिक में प्रत्यक्ष अल, यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष जो है अम्ल है, यहाँ पर Al दिया गया है। तो अल है या फिर अम्ल है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा एल्डिहाइड। कौन सा, एल्डिहाइड। पूछा गया कि कौन से कार्बनिक यौगिक में प्रत्यक्ष अल है। तो एल्डिहाइड है। चलिए
अगला यहाँ से प्रश्न है कि समस्थानिकों ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें क्या, तो जिसमें आपका यहाँ से होगा जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन जो भिन्न होगा उसका परमाणु द्रव्यमान, उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक वे होते हैं जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न यानी कि अलग अलग जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेटास्टैटिक हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए किस विकिरण समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जो है एस्ट्रोटियम 89 का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगला यहाँ से 76 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। इसमें देखिए रेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी वाला करेक्ट है कि 1s² 2s² और 2p6 3s² 3p6 और 3d10, फिर इसके बेस में यहाँ पर 4s² और 4p6 4d8 और 5s1। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आप लोग सी देखिए, ये जो रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, चलिए अगला देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो रेडियम एक चांदी सफ़ेद धातु तत्व है जो अत्यधिक परावर्तक और संरक्षण प्रतिरोधी है। रेडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो होता है RH होता है। रेडियम का प्रतीक क्या होता है RH, और उसका परमाणु संख्या जो होता है क्रमांक वो 45 होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O होता है। ठीक, 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों को सम्मिलित करना है। एक तरफ गैस दिया गया है और एक तरफ उसके नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ से एक तरफ गैस है और उसके नाम है, तो यहाँ से मीथेन है, मीथेन का CH4 होता है, और ईथेन है तो ईथेन का C2H6 होता है। प्रोपेन है, प्रोपेन का C3 और H8 होता है। फिर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का C4H10 होता है। ठीक, चलिए इसमें कोड भाषा में आपको देना था तो कोड भाषा में ऑप्शन आप लोग जो है बी दे दीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये आवर्त सारणी से प्रश्न स्टार्ट हुआ कि निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो मापने के लिए किया जाता है, पूछा गया है कि इकाई का उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा मोल का किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 80 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैसों में हम लोग का हो जाएगा ये आर्गन, जो है ये उत्कृष्ट गैस है। ठीक, देखिए समूह 18 के 7 तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेसन उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस मानक परिस्थितियों में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और ज्वलहीन गैसें होती है। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को उनके क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। कैसे, उसके क्वथनांक के अनुसार जो है उत्कृष्ट गैसों को व्यवस्थित किया गया है। चलिए प्रश्न के आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डॉट ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसको जो है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए इसमें से क्या होता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर और स्तंभों और आवर्तों की जो पंक्तियों की संख्या होती है वो 7 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ 82 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक तत्व का एक नाम और डॉट होता है, तो प्रत्येक तत्व का क्या एक नाम और एक विशिष्ट रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक, नाम और रासायनिक विशिष्ट रासायनिक प्रतीक होता है। चलिए प्रश्न 84 नंबर है कि उस रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने प्रमाणित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है और जिसके कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी नियम तालिका में संशोधन हुआ। पूछा गया उस रसायनज्ञ का नाम क्या है, तो हेनरी मोसले है। क्या है, हेनरी मोसले। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है कि उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को यहाँ पर जो है त्रय में समूहित किया था। त्रय में जो है समूहित किया था, वह कौन जर्मन रसायनज्ञ थे, तो उनका नाम था जोहन यहाँ पर ये वोल्फगांग डोवरेनर, यहाँ पर जो है डोवेराइनर था। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट में याद रखिएगा उनका नाम डोवरेनर था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का
प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी तथ्यों को डॉट 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 पर आधारित है। देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है दिमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि आवर्त सारणी में जैसे ही कोई समूह में नीचे जाता है तो कौन सा जो गुण नहीं बदलता है। तो इसमें जो संयोजकता का जो गुण होती है, जैसे आप नीचे जाइए तो वह नहीं बदलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है। देखिए कौन सा एक तत्व नहीं है, तो सिलिका जो है एक तत्व नहीं है, बाकी जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और ग्रेफाइट ये सभी तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो इसमें जो नियॉन होता है ये सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का फर्स्ट तत्व जो है वह हाइड्रोजन है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसकी डॉट डॉट संख्या से निर्धारित होती है। तो वो किससे, वो प्रोटॉन की संख्या पर वो जो है निर्धारित होती है। ठीक याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि समस्थानिक शब्द का अर्थ क्या होता है। समस्थानिक का अर्थ होता है कि परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या। देखिए यहाँ पर समान परमाणु संख्या लेकिन जो उसका द्रव्यमान होगा वो भिन्न होगा, उसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 94 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे घना पदार्थ कौन सा है। सबसे घना ये ऑस्मियम जो है, ये इसका घनत्व तो जो होता है वो सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ से ऑस्मियम पृथ्वी पर सबसे संघन पदार्थ है। ऑस्मियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक OS होता है। क्या होता है, OS इसका प्रतीक है। परमाणु क्रमांक 76 है और यह जो है अवधि 6 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अष्टक का नियम किसने यहाँ पर अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये नियम दिया गया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा जो है अष्टक का नियम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर आइडियल गैस लॉ के प्रश्न शुरू हुए। प्रश्न है कि स्थिर ताप पर किस नियम के अनुसार गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो है बॉयल के नियम के अनुसार पूछा गया है कि किस नियम के अनुसार, तो बॉयल के नियम के अनुसार। अगला है कि कौन सी उत्कृष्ट गैस प्राकृतिक में रेडियोधर्मी है। कौन सी उत्कृष्ट गैस प्रकृति में रेडियोधर्मी है, तो रेडॉन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का, यहाँ से देखिए रासायनिक गुण से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न कह रहे हैं कि तापमान में डॉट 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 वृद्धि के साथ अभिक्रिया का दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है। तो स्थिरांक दोगुना हो जाता है यहाँ पर 10 डिग्री। पूछा गया है कि तापमान में 10 डिग्री वृद्धि के साथ जो अभिक्रिया का दर होती है वो स्थिरांक दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न 99 नंबर है कि चूने का पानी किसके बनने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से गुजरने पर दूधिया हो जाती है। तो यह दूधिया हो जाती है CaCO3 से गुजारने पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है कि आयनिक यौगिक का गुण है। देखिए आयनिक यौगिक का गुण इसमें से हम लोग का इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यही जो है आयनिक यौगिक का गुण है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 101 नंबर प्रश्न कि कमरे के तापमान पर विशिष्ट गंध वाली हरी पीली गैस कौन सा तत्व है। देखिए हरी पीली जो गैस है वो कौन सा तत्व है कमरे के तापमान पर। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपका आयोडीन है, क्लोरीन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो आपका राइट आंसर कौन होगा, ये क्लोरीन होगा। ठीक, हरी पीली कौन सी, क्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए हम लोग का है कि क्लोरीन एक हरी पीली गैस है जिसमें कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट गंध होती है। और आयोडीन एक हाइड्रोकार्बन है, यह विलायक में बैंगनी और पानी में जो है पीले भूरे रंग का होता है। और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो चमकीले लाल रंग का होता है। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो रंगहीन गैस है। ठीक, चलिए अगला ये प्रश्न हम लोग का 102 नंबर है। ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ होता है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए
अगला यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जिसे खुला में रखने पर डॉट के साथ जो है विस्फोट और आग पकड़ने, यहाँ पर जो आग पकड़ने के लिए अभिक्रिया करता है। तो ये किसके साथ, यहाँ पर पूछा है खुला में रखने पर, तो ये खुला में रखने पर ऑक्सीजन के साथ जो है विस्फोट और आग पकड़ने के लिए अभिक्रिया करता है। यहाँ पर ऑप्शन रिक्त स्थान में ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला यहाँ से 104 नंबर प्रश्न करें कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम समस्थानिक कौन से हैं? तो वह समस्थानिक हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम। कौन? यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होते हैं ये परमाणु हथियार में उपयोग किए जाते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, परमाणु हथियार में जो यूरेनियम के लिए, परमाणु हथियार में उपयोग के लिए यहाँ पर उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जो समस्थानिक है वो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम जो है 239। और आज जो अस्तित्व में प्रत्येक परमाणु हथियार इन सामग्रियों के कम से कम, यहाँ पर जो कम से कम कई किलोग्राम का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर विशिष्ट गंध वाली हरी पीली गैस है? ये देखिए ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये आपका क्लोरीन होगा, हरी पीली क्लोरीन, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 106 नंबर है, कह रहा है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन ये डॉट का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है थर्मल अपघटन प्रक्रिया का उपघटन है। किसका? थर्मल अपघटन प्रक्रिया का ये उदाहरण है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न स्टार्ट हुआ ये सॉल्यूशन से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न कह रहे कि 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस प्रदान करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बिलियन में क्या शामिल है? इस बिलियन में पूछा गया है कि क्या शामिल है? HCl, NaCl, AlCl3 या फिर MgCl2। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये HCl इसमें शामिल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला यहाँ से 108 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉट या फिर 2 या अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक या फिर यहाँ पर एक जो होगा यहाँ से राइट आंसर कि 1 बिलियन 2 या अधिक पदार्थों का जो सजातीय मिश्रण होता है उसको, यहाँ पर इसको सजातीय मिश्रण है, ठीक है। 1 बिलियन 2 या अधिक पदार्थों का जो सजातीय मिश्रण होता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 109 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि का। ठीक पूछा गया कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 110 नंबर है कि पानी और यहाँ पर पानी और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का जमाव कहलाता है। तो यह जमाव जो है अवसादन कहलाता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा इसको। प्रश्न 111 नंबर है कि दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहते हैं? तो उसके लवण के विलयन को पूछा गया, उस लवण को विलयन को जो है उभय रोधी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय रोधी विलयन, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पावर अल्कोहल डॉट और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। तो जो पावर अल्कोहल होता है ये पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। इसमें देखिए पावर अल्कोहल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। इसमें एथेनॉल जो होता है 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल प्लस बेंजीन की जो है थोड़ी सी मात्रा होती है। पेट्रोल के साथ मिश्रित बेंजीन एक छोटी मात्रा की उपस्थिति में पावर अल्कोहल कहा जाता है। अगला यहाँ से 113 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में कौन सी गैस होती है? तो इसमें विलय के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर है। ये कह रहा है कि सिन गैस मुख्य रूप से डॉट का मिश्रण है। ये सिन गैस किसका मिश्रण है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो सिन गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 115 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय विलयन नहीं है? देखिए क्षारीय विलयन इसमें से कौन सा नहीं है? तो एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है यह एक क्षारीय विलयन नहीं है।
अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 116 नंबर जो प्रश्न करे कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों के अपने आप आपस में मिलने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है प्रसार का। ठीक है, इसमें पूछा है कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों को जो आपने यहाँ पर अपने आप आपस में मिलने की प्रक्रिया को, उस शब्द को क्या कहते हैं, उसको प्रसार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 117 नंबर कह रहे कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये 4 तत्व हैं। कार्बन यहाँ पर है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 118 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी गुण नहीं है। इसमें से कौन सा जो कोलाइडी गुण नहीं है। तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को बिखेर नहीं सकता है। ये कोलाइडी गुण जो है ये नहीं है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 119 नंबर कह रहा है कि किसी विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को कहते हैं। देखिए किसी विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो विलयन कहते हैं। ऑप्शन ए याद रखिएगा, उसे विलयन कहते हैं। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 120 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है सबसे अधिक किसमें होती है। तो ये pH जिसका 4 होगा उसमें सांद्रता जो आयनों की होगी वो सबसे अधिक होगी। ठीक, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से जो pH4 हाइड्रोजन आयनों की उच्च सांद्रता है। pH पैमाने पर हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता वाली संख्या आमतौर पर 0 होती है। और pH इस बात का माप है कि पानी कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है। सीमा इसकी होती है 0 से लेकर के 14 तक जाती है। और इसमें 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय को दर्शाता है, और 7 से जो अधिक होता है वो आपका क्षारीय को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 121 नंबर ये कह रहा है कि चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 122 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोने को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस मिश्रण का। तो इसमें उपयोग किया जाता है एक्वा रेजिया का। ठीक, ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक्वा रेजिया का जो उपयोग है सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और एक्वा रेजिया का उपयोग मुख्य रूप से उच्चतम गुणांक 99.999% सोने की परिकृत करने के लिए बोहलविल प्रक्रिया में क्लोरोऑरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछा गया। देखिए क्या है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्लास्टिक में किया जाता है। प्लास्टिक में किसका उपयोग है। तो आपका राइट आंसर होगा एथिलीन का जो उपयोग है वो प्लास्टिक में किया जाता है, प्लास्टिक उद्योग बनाने में। चलिए अगला यहाँ से जो प्रश्न हम लोग का है ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसमें CFC शामिल है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें शामिल है। तो आपका राइट आंसर होगा ये शीतलक में शामिल होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 125 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन होती है। चलिए अगला यहाँ से 126 नंबर कह रहे कि बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या होता है, 75% तक मीथेन होता है बायोगैस में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं बायोगैस में। देखिए बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक जो है मीथेन और CH4, यहाँ पर मीथेन का सूत्र है CH4, और मीथेन CH4 कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड N2O के साथ 3 जो है मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफी पेय में फ्रिज मिश्रण करता है। देखिए यहाँ पर कौन सा जो है सॉफी पेय में यहाँ पर जो है फ्रिज मिश्रण करता है। देखिए यहाँ से देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा वो कार्बोनिक अम्ल मिश्रित होता है। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से प्रश्न 128 नंबर करें कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सही नहीं है। ठीक है, इसमें देखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम लोग का इसमें सही नहीं है कि पानी से भीगने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बदलता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब जो है सही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है सजावटी डिज़ाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। बस इसमें गलत है कि पानी से भीगने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बदलता है, ये कथन गलत है। चलिए अगला यहाँ से 129 नंबर प्रश्न है कि हल्का और ज्वलनशील होने के कारण डॉट गैस का उपयोग गुब्बारे में हवा भरने के लिए किया जाता है। तो हीलियम गैस जो होता है ये हल्का होता है और ये ज्वलनशील होने के कारण इसे गुब्बारे में उपयोग किया जाता है, हीलियम गैस का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चांदी का आभूषण हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काला हो जाता है, ऐसा क्यों? तो कुछ समय बाद ये काला हो जाता है, पूछा गया है कि ऐसा क्यों। देखते हैं यहाँ, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि काला क्यों हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए सिल्वर वायु में यहाँ पर सिल्वर जो होती है वायु में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक, फिर से देख लीजिए कि सिल्वर जो सल्फाइड बनाने के लिए सिल्वर वायु यानी कि हवा में जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए वो काला हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 131 नंबर कह रहे कि पुरानी पुस्तकों में कागज़ के भूरे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जो होती है वह फॉक्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉक्सिंग। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 32 नंबर कह रहे कि ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है। तो ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए जो इसमें सामग्री मिलाई जाती है वह खमीर मिलाई जाती है। ठीक, 133 नंबर प्रश्न के उस गैस का नाम बताइए जो विक प्रकार के लाइटर में भरी जाती है। देखिए विक प्रकार के लाइटर में जो भरी जाती है वो पूछा गया कि कौन सी गैस है, तो वह ब्यूटेन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 134 नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हवा में चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। हवा में चांदी की वस्तुओं को कौन है जो काला कर देता है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा सल्फर जो होता है वो काला कर देता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। चलिए यहाँ दिया गया है कि चांदी हवा में सल्फर यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और इसके संपर्क में आने पर काला हो जाता है। चांदी में किसी भी धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है और इसलिए यह एक अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ है। 35 नंबर प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सोडा वाटर में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जल के शुद्धिकरण के उपयोग के लिए जो है फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ये आपको मॉर्निंग शिफ्ट में 5 फरवरी 2021 को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 137 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि पानी के पाइप के निर्माण के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। पानी के पाइप के निर्माण के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें PVC का उपयोग किया जाता है। PVC का उपयोग किया जाता है। चलिए ये PVC क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक उपयोग पानी के पाइप का निर्माण के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो पॉलीएस्ट्राइनिन का उपयोग पैकेजिंग, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, भवन और निर्माण में किया जाता है। बैकलाइट का जो उपयोग होता है वो यहाँ पर जो है ऑटोमोटिव घटकों और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ग्लाइसेट यहाँ पर जो है ग्लाइस्टल का जो उपयोग है वो पेंट में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 138 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शकनाशी है। कौन सा जो शकनाशी है। तो 2,4-D जो होता है वो शकनाशी होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डॉट के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है रोटी तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन रसायन है, ये बिरंजे कपास है और पानी जो है कीटाणु रहित करना इसके लिए किया जाता है, बल्कि रोटी के लिए तैयार नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 140 नंबर कह रहे कि क्रायोजेनिक इंजन निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपने ईंधन के रूप में करता है। तो क्रायोजेनिक जो
इंजन है ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपने ईंधन के रूप में करता है, तो वह करता है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से 141 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है। आचार्य के लिए कौन सा एक अच्छा जो परिरक्षक नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा काली मिर्च जो है ये अच्छा परिरक्षक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 142 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहे कि फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस यहाँ पर जो किस विकल्प में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किस विकल्प में किया जाता है, तो ये जो इत्र में किया जाता है, इत्र के निर्माण में। ये 31 जुलाई 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला यहाँ से देखिए प्रश्न खोजे से शुरू हुआ, ठीक है। खोजे प्रश्न की कृत्रिम उर्वरक पहली बार डॉट शताब्दी के दौरान बनाए गए थे, तो ये जो कृत्रिम उर्वरक है पहली बार यह बनाया गया था 19वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने प्रदान किया, तो ये मूल सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया, ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज पर उनके कार्य के लिए किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को 1906 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जे थॉमसन को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 146 नंबर प्रश्न है कि जे चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की। उप परमाणविक कण की खोज की थी, तो वो किए थे न्यूट्रॉन का खोज, जेम्स चैडविक। चलिए अगला यहाँ से 147 नंबर प्रश्न है कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1808 में द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो गति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मोड़ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण था, एक महत्वपूर्ण जो है मोड़ था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है, कह रहे कि कॉल लैंडस्टीनर को किस लिए जाना जाता है, तो कॉल लैंडस्टीनर को जो है रक्त समूह वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 149 नंबर कह रहे हैं कि IIT गांधीनगर के छात्रों ने उपयोग से दुनिया की सबसे पतली सामग्री बनाई है। किसके उपयोग से, तो यह बनाया गया है यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम और डाइबोराइड के उपयोग से जो है सबसे पतली सामग्री बनाई गई है। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम के उपयोग से, मैग्नीशियम और डाइबोराइड के उपयोग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से 150 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और चलिए यहाँ से हम लोग का 151 नंबर से जो प्रश्न है ये साधारण नाम से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र डॉट होता है। क्या होता है, चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOH2 होता है। ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से देखिए प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है, कह रहा है कि मीथेन के लिए क्या प्रतीक है। देखिए मीथेन का जो प्रतीक होता है वो CH4 होता है, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए यहाँ से मीथेन के बारे में कुछ दिया गया है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र जो CH4 होता है और यह जो होता है 14 का हाइड्राइड है और तथा सबसे सरल अल्केन और प्राकृतिक गैस का जो है ये मुख्य घटक है मीथेन। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा काली चूना है। क्या है इसका दूसरा नाम, काली चूना है। ऑप्शन से याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 154 नंबर है, कह रहे कि जिप्सम को यहाँ पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को अवमुक्त करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने और सजावट के लिए और यहाँ पर सजावट की सामग्री और चिकनी सतहों को बनाने के लिए किया जाता है। पदार्थ को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पूछा गया किस नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम से जानते हैं।
चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक एस्टर है। देखिए इसमें से देखना है कि कौन सा एक एस्टर है। तो इसमें CH3 और COOHC2H5 जो यह एक एस्टर है। ठीक, प्रश्न हम लोग का 156 नंबर कह रहा है कि सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है। सेंधा नमक का जो है खनिज नाम क्या है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा हाईलाइट है। क्या, हाईलाइट, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 157 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 158 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख के रूप में जाना जाता है। देखिए वायु प्रदूषक कालिख के रूप में जो जाना जाता है वह हम लोग कणिका तत्वों को जानते हैं। सॉरी, यहाँ पर कणिका तत्वों को जो है वायु प्रदूषक कालिका के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए, ये जो यहाँ से कलिका एक प्रकार के कण प्रदूषण के लिए सामान्यतः शब्द है जिसमें PM2.5 भी कहा जाता है और यहाँ पर जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर व्यास या उससे भी छोटी होता है उसे यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर हवा में निलंबित सभी ठोस और तरल कणों का योग है जिसमें से कई खतरनाक है। इस जटिल मिश्रण में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के जो है कण शामिल होते हैं, जैसे कि धूल हो गया, पराग हो गया, कालिख हो गया, धुआं हो गया, तरल बूंदे इत्यादि होंगे। ठीक, कणिक तत्वों के अंतर्गत ये सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 159 नंबर कह रहे हैं कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यहाँ पर जो इसका सूत्र दिया गया ZnSO4 × 7H2O को सामान्यतः ... के रूप में जाना जाता है। तो इसको सामान्यतः सफ़ेद ब्रिटियल के रूप में भी जाना जाता है, सफ़ेद ब्रिटियल के रूप में जाना जाता है। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 161 नंबर कह रहे हैं कि पारा का सामान्य नाम क्या है। पारा का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम है क्रिक सिल्वर। यहाँ पर क्या है, क्रिक सिल्वर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 162 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है किसको, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। ठीक, चलिए यहाँ पर कि देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के सामान्य उपयोग को लाफिंग गैस या फिर हैप्पी गैस भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो नशीला प्रभाव सांस लेने पर होता है। क्या होता है, इसका जो नशीला प्रभाव होता है वो सांस लेने पर होता है। अगला प्रश्न है कि NaHCO3 का सामान्य नाम है क्या है। तो इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बस आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है। तो ग्लिसरॉल का IUPAC नाम जो है वह प्रोपेन 1 2 3 और ट्राइओल क्या है, ट्राइओल, ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, प्रोपेन 1 2 3 और ट्राइओल। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न लोग का 165 नंबर कह रहा है कि E300 का सामान्य नाम क्या है। ये जो E300 है तो इसका सामान्य नाम है विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 66 नंबर कह रहा है कि मर्क्यूरी, यहाँ पर जो है म्यूरिएटिक, ठीक है, यहाँ पर म्यूरिएटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है किस नाम से, वैज्ञानिक रूप से जो है किस नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो इसको जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से। ठीक, इसको यहाँ पर जो है म्यूरिएटिक एसिड को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये बीबी से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर बिल्कुल ये जो संबंधित है आपका रेशम से हो जाएगा। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी से होता है। देखिए यहाँ से सेरीकल्चर शब्द जो है रेशम की खेती संबंधित है और रेशम उत्पादन, रेशम के कीड़ों की खेती, बॉम्ब्रेक्स मोरीरेटम यहाँ पर रेशम कीट की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तो कच्चे माल के रूप में सीमेंट उपयोग करता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सीमेंट।
अगला यहाँ से प्रश्न है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि किसानों की त्वचा को कीटनाशक से बचाने के लिए सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? सामयिक जेल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान के द्वारा जो है त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए ये एक जेल जो है लिक्विड तैयार किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 171 नंबर। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है? नेत्र धावन का घटक कौन सा है? यह बोरिक अम्ल जो है ये नेत्र धावन का घटक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय है? देखिए जैव निम्नकरणीय की हम लोग बात करें तो ये पौधे जो होते हैं वो जैव निम्नकरणीय होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 173 नंबर। यह प्रश्न कह रहा है कि रेडियोधर्मी सामग्री द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई ... का उपयोग करके मापा जाता है। तो यह उपयोग करके मापा जाता है, क्यूरी का उपयोग करके मापा जाता है। यहाँ पर पारंपरिक इकाई क्यूरी का उपयोग करके मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 174 नंबर कह रहा है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? यहाँ से देख लीजिए हम लोग का राइट आंसर होगा जो क्लोरोफिल में होता है वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता? देखिए परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में जो है बोरोन का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका? बोरोन का उपयोग नहीं किया जाता है, जल ग्रेफाइट भारी जल का किया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न 176 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कौन सा विलयन बिजली का संचालन नहीं करता है? बिजली का संचालन ये अल्कोहल और जो ग्लूकोज होते हैं ये बिजली का संचालन नहीं करते हैं। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 177 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि भारी पानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित शब्द है? भारी पानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित ये शब्द है? तो ये जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से ये संबंधित जो पानी भारी पानी ये शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 178 नंबर प्रश्न है कि भारी पानी को ऐसा इसलिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भारी पानी को जो है ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे कहने का जो रीज़न है कि यह प्रोटियम के बजाय हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग करता है, इसलिए इसको भारी पानी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से CO2 के लिए कौन सा सत्य है? CO2 के लिए कौन सा सत्य है? तो इसमें हम लोग का देखिए CO2 के लिए जो है CO2 के ठोस रूप को जो है शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। बाकी जो 3 है इसमें गलत है। सिर्फ CO2 को ठोस रूप CO2 को जो ठोस रूप को जो है शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक है कितना? तरल नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 181 नंबर है कि एक कार्बन क्रेडिट में ... शामिल है। कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं एक कार्बन क्रेडिट में। ठीक, यहाँ पर पूछा जाएगा कि एक कार्बन क्रेडिट बराबर तो आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न कह रहा है कि मैरी क्यूम ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? मैरी क्यूम के द्वारा किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता गया? तो भौतिक और रसायन, याद रखिएगा भौतिक और रसायन के लिए मैडम क्यूरी ने जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ... के 3 सक्रिय रूप है। तो इसमें हम लोग का होगा विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और यहाँ पर देखिए रेटिनॉल और रेटिनोइक अम्ल है। तीनों ये विटामिन ए के सक्रिय रूप हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो आकार में परिवर्तन ये निर्धारित करता है कि अभी रासायनिक जो अभिक्रिया है वो नहीं हुई है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि उर्वरक पैक पर NPK क्या अक्षर इंगित करता है। यहाँ पर देखिए जब वो खाद का उर्वरक का जब आप लोग बोरा तो उस पर NPK लिखा होता है, ये क्या निर्देशित करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 186 नंबर प्रश्न है कि नायलॉन और पॉलीएस्टर जैसे फाइबर जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं ये कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद स्पिरिट लैंप के साथ मैग्नीशियम रिबन के जलने से बनता है। देखिए मैग्नीशियम रिबन के जलने से बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न हम लोग का 188 नंबर है, डॉट डॉट एक सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। देखिए यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर सिस्टीन जो है यह आपका एक सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। देखिए अधिकतम जो घनत्व की हम लोग बात करें तो ऑस्मियम का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम होता है और उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 76 होता है। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 76 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर है, ये कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान को, यहाँ पर तापमान के बराबर है कौन सा, तो इतने तापमान के जो बराबर है वह आपका 0 डिग्री, सो यहाँ पर जो 0 केल्विन जो है इसके बराबर है। ठीक, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर जो है वो 0 केल्विन के ये बराबर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 191 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्च बनने की प्रक्रिया से गुजरता है। यहाँ पर ऊंच बनने की प्रक्रिया से गुजरता है, तो आयोडीन जो होता है ये ऊंच बनने की प्रक्रिया से गुजरता है। देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधपातक क्रिया पदार्थ के ठोस और गैसीय चरणों के बीच रूपांतरण है जिसमें कोई मध्यवर्ती तरल अवस्था नहीं होती है। कपूर, नेपथलीन, ओस्मियम, क्लोराइड, आयोडीन और सूखी बर्फ कुछ ऐसी पदार्थ है जो उच्च बनने की क्रिया से गुजरती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 1992 में परमाणुओं की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरण की जांच के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नील्स बोर को दिया गया था 1922 में। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है। मानव निर्मित रेशा का उदाहरण इसमें से हम लोग का रेयॉन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, हालांकि फायरमैन की वर्दी में डॉट डॉट प्लास्टिक का लेप होता है जो उन्हें ज्वाला प्रतिरोधी बनाता है। प्रश्न है कि सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, हालांकि जो फायरमैन की वर्दी, जो आग बुझाने वाले जो सिपाही होते हैं उनकी वर्दी में क्या मिलाया जाता है उसमें जो कि आसानी से आग नहीं पकड़ता है उसमें, तो देखिए उसमें मिलाया जाता है मेलामाइन। क्या होता है, मेलामाइन जो है उस वर्दी में मिलाया होता है जिसके कारण वो ज्वाला प्रतिरोधी होता है, उसमें आग नहीं पकड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 195 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, ये बना होता है जिप्सम से। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके, यहाँ पर किसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में देखिए कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है जिसका उपचार जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तड़ित द्वारा वायुमंडल में कौन सी गैस स्थिर की जाती है, तो तड़ित के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो होती है ये स्थिर की जाती है। ये आपका 7 अप्रैल 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन सा, तो इसमें देखिए इस तीनों में से तो यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस के लिए आपका परिवहन के लिए सौर कार्य का उपयोग जो होता है ये ग्रीन हाउस के लिए प्रभावित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक इसमें से कौन सा रूप नहीं है, तो जिप्सम। ठीक है,
जिप्सम जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। बाकी जो संगमरमर हुआ, चूना पत्थर हुआ, चॉक हुआ, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 200 नंबर कह रहे हैं कि पानी की अस्थायी कठोरता डॉट 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 जोड़कर दूर की जाती है। तो इसमें क्या है कि वाशिंग सोडा, देखिए यहाँ पर वाशिंग सोडा जोड़ करके पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 201 नंबर ये कह रहा है कि गर्मा गर्म प्रकाश बल्बों को भरने के लिए आर्गन आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गैस है, क्योंकि आर्गन डॉट 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 है। तो आर्गन जो होती है यह क्या, यह अक्रिय गैस है। क्या है, आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है, इसलिए इसका उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 102 नंबर ये प्रश्न जो कि हम लोग का ये रसायन विज्ञान का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा तब तक होती है जब वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा तब तक होती है जब तक वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो यह जो प्रदूषित होता है SO2 और NO2 से जो है प्रदूषित होगा तब अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है सी याद रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 202 प्रश्न की पिनाइकल पब्लिकेशन का बुक में फिजिक्स का और NTPC CBT 1 का जो प्रश्न था हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगला जो वीडियो होगा आपको वो बायोलॉजी का आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।